नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय के पहले चैप्टर संसाधन एवं विकास को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया है। इसमें हम टोटल ये 11 पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें से एक पॉइंट पे मैंने कांटा लगाया हुआ है, ये है प्रकार। क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 2024 के एग्ज़ाम के लिए अपने सिलेबस को कुछ कम किया है और उसमें चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो हटा दिया गया है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। संसाधन क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, वह कोई भी वस्तु जो मनुष्य के काम में आ सकती है संसाधन हो सकती है। तो संसाधन किसे कहेंगे? कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसी वस्तु जो मनुष्य के काम आती है, उसके विकास की प्रक्रिया में सहायक होती है, उसको हम संसाधन की संज्ञा कहते हैं। राइट, इतना ही आपको इसके अंदर परिभाषा में पढ़ना है, समझना है। संसाधन का मतलब आपको बस रिसोर्स ये बताना है, रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो वह कोई भी वस्तु जो मनुष्य के काम आती है उसको हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब संसाधनों में मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम आप भी बनाना पेपर के अंदर, अगर ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो, कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, इन तीनों का जो अंतर संबंध है वो किसी भी पदार्थ की रूपांतरण प्रक्रिया के अंतर संबंधित से संबंधित माना गया है। देखो, इन तीनों का अंतर संबंध जो है वो किसी पदार्थ की रूपांतरण क्रिया में सहायक होता है। नाउ मनुष्य क्या करता है? अपनी टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी की सहायता से इस प्रकृति के साथ क्रिया करता है और संस्था जो है उनका निर्माण करता है। क्यों निर्माण करता है? अपने आर्थिक विकास की गति को तीव्र या तेज करने के लिए मनुष्य ऐसा कार्य करता है। तो इस प्रकार हम संसाधनों का इंट्रोडक्शन इस तरीके से बता सकते हैं। राइट, दूसरा जो पॉइंट आता है प्रकार, इस प्रकार को हमने छोड़ दिया है। हम इस पॉइंट को ना पढ़कर तीसरा जो पॉइंट है संसाधनों का विकास, इसको पढ़ेंगे। संसाधनों के विकास में देखो आपको ये तो पता है कि मनुष्य का जो विकास है वो संसाधनों के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी देश के पास जितने ज़्यादा संसाधन होंगे वो देश उतना ही ज़्यादा विकसित देश की श्रेणी के अंदर शामिल होता चला जाएगा। और भारत जैसा जो देश है इसके अंदर संसाधनों की कमी नहीं है, बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन उन संसाधनों का उपयोग और उपभोग जो है वो विवेकपूर्ण तरीके से नहीं हो रहा। तो इसका रिज़ल्ट हमें ये भुगतना पड़ा कि बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। अब जैसे समस्याएं कैसे? एक तो जो कई लोग जो थे उन्होंने अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए संसाधनों का ह्रास करना शुरू कर दिया। तो संसाधन की जो क्वालिटी है या उनकी जो संख्या जो है, उनकी क्वांटिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। दूसरा, कई लोगों के पास संसाधन ज़्यादा हैं और कईयों के पास संसाधन है ही नहीं। तो संसाधनहीन मनुष्य और संसाधन सहित जो मनुष्य हैं, इस तरह इन दोनों के बीच में बंटवारा हो। यानी मैं ये सीधी सी भाषा में कहूँ तो अमीरी और गरीबी वाला जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। और तीसरा, पारिस्थितिकी से संबंधित समस्याएं आती हैं, भूमंडलीय तापन से संबंधित समस्या आती हैं, प्रदूषण से संबंधित, भूमि निम्नीकरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इसलिए संसाधनों का जो विकास है वो हमें इस तरह करने की आवश्यकता है कि वो संसाधन बचे भी रहें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित रहें। इसी के संदर्भ में एक संप्रत्यय सामने निकल कर आता है। इस संप्रत्यय को हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करना है, वैसे ये है क्या? ये एक ऐसा विकास या एक ऐसी संकल्पना है जिसमें संसाधनों का उपयोग बहुत ही इष्टतम, ऑप्टिमम यूज या इष्टतम उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का समुचित तरीके से यूज करना और भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए भी इन संसाधनों को बचाए रखना, और हम विकास भी कर सकें। इस तरह हमें ये संकल्पना जो है इसको बचाना होगा, और ये तभी संभव है जब हम संसाधनों का विकास अच्छी तरीके से कर पाएंगे। राइट, ठीक है। अब इन संसाधनों या सतत पोषणीय विकास, ये जो कंसेप्ट था, इसको बनाने के लिए या इसको विकसित करने के लिए, इसको अस्तित्व में लाने के लिए जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील के रियो द जनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। इसमें 100 से ज़्यादा अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने जैव विविधता और पारिस्थितिकी से संबंधित एक घोषणा पत्र तैयार किया, और उस घोषणा पत्र के अंतर्गत एजेंडा 21 नाम के एक दस्तावेज को प्रस्तुत किया। ये जो एजेंडा 21 है, ये दस्तावेज किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी से, पर्यावरण से, इन सभी प्रकार की समस्याएं जो हमने डिस्कस की थी, भूमंडलीय तापन, भूमि निम्नीकरण, इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए इस एजेंडा 21 में प्रस्ताव रखे गए थे। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय पर एजेंडा 21 जैसा ही परफॉर्मा तैयार करना, ताकि संसाधनों का विकसित या इन संसाधनों का विकास किया जा सके और इनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। राइट, ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या आता है।
संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण, इन्हीं सभी चीज़ों को मिला के संसाधन संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। तो 1968 में भी क्लब ऑफ रोम के अंदर इसकी सबसे पहले बार जिक्र किया गया संसाधनों के संरक्षण से संबंधित। फिर 1974 के अंदर शमशेर ने अपनी किताब स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इसी कंसेप्ट को, गांधी जी के कंसेप्ट को बढ़ाया। गांधी जी ने क्या कहा, हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति के पेट भरने के लिए संसाधन तो हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, पेटी भरने के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए संसाधन है। तो इसी संकल्पना को शमशेर ने अपनी किताब के अंदर लिखा था। 1987 में ब्रुकलैंड आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस आयोग की जो रिपोर्ट थी वो थी हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। इन सभी के अंदर संसाधनों के संरक्षण से संबंधित सारी की सारी बातें बताई गई थी। क्या ये बातें क्लियर हो गई आपको? अभी तक हमने पढ़ा है परिभाषा, प्रकार हमने छोड़ दिए हैं। तीसरा हमने पढ़ा है संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास में आपको 3 कंसेप्ट जो हैं, सतत पोषणीय विकास, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का, एजेंडा 21, ये पढ़ा हमने। और लास्ट में संरक्षण के अंदर 1968 में क्लब ऑफ रोम वाली बात, 1974 में शमशेर स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल की जो किताब है इसकी जिक्र, 1987 के अंदर ब्रुकलैंड आयोग रिपोर्ट, और हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर के बारे में। ये अभी तक हमने पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, संसाधन नियोजन। देखिए, संसाधन है नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। आप किसी कार्य को जब करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं ताकि आप उसको सफलतापूर्वक प्राप्त कर लें। ठीक उसी प्रकार हमें भी संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से नियोजन करना पड़ेगा, और ये जो नियोजन होगा इसी के आधार पर संसाधन का संरक्षण इसी आधार पर संसाधनों का संरक्षण हो सकता है, और कोई भी देश जो है वो विकसित हो सकता है। ठीक है, अब संसाधनों के संरक्षण को अगर मैं ये बात आपके सामने ये कहूँ कि इन संसाधनों का संरक्षण का मतलब ये है, प्लानिंग नियोजन का मतलब ये है कि जैसे मैं भारत का एग्जांपल लेता हूँ। भारत के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के संसाधन हैं। जैसे कि भारत में राजस्थान की मैं बात करता हूँ, गुजरात की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे सौर और पवन ऊर्जा भरपूर मात्रा में है, लेकिन जल संसाधनों की कमी मानी गई है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधनों की कमी है, लेकिन मूल जो डेवलपमेंट है, विकास जो है, उसकी कमी मानी गई है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के संसाधन हैं, किसी एक राज्य के पास वो पूर्ण रूप से नहीं है। और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे संसाधन है नहीं, फिर भी वो अच्छी तरह, कम संसाधन है, इसका मतलब है कम संसाधन है, फिर भी वो उन्होंने अच्छी तरह विकास किया है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो विकसित नहीं हो पाए हैं। तो संसाधनों की प्लानिंग जो है, यानी नियोजन है, वो करना बहुत ज़्यादा आवश्यक माना गया है। भारत में अगर मैं संसाधन नियोजन की बात करता हूँ तो देखो, भारत में भी मैंने अभी बताया, जैसे ये सारी चीज़ें भारत के संदर्भ में ही हैं। तो भारत में संसाधन आप जम्मू कश्मीर से लेके और तमिलनाडु तक देखोगे तो हर एक राज्य में कोई ना कोई संसाधन आपको ज़रूर मिलेगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, इनमें आप देखोगे तो खनिज ऊर्जा संसाधन ज़्यादा हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग संसाधन तो हैं, लेकिन क्या उनका समुचित जो है नियोजन किया गया है? और अगर समुचित नियोजन किया गया है तो किस तरह उन राज्यों का, उन क्षेत्रों का विकास हो सकता है? ये बातें यहाँ पे आती हैं। देखो, अगर किसी भी संसाधन का नियोजन करना है तो 3 स्टेप्स होते हैं, 3 चरण होते हैं। अब इन 3 चरणों के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ, पहला चरण तो ये आता है कि भारत में अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो संसाधन हैं, इनकी पहले आप सूचिका बनाते हैं, हम एक तालिका बनाते हैं भी कौन कौन सा संसाधन किस क्षेत्र में है, उनकी हमने एक सूची बनाई। और ये कार्य सर्वेक्षण के द्वारा, मानचित्र के द्वारा आसानी से होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो भारत के अंदर अगर एक तरह से संसाधन विकास योजनाएं जो हैं उनको लागू करने के लिए 3 चीज़ें, देखो ध्यान से, एक तो टेक्नोलॉजी, दूसरा स्किल, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी गई हैं। अगर आप किसी देश के संसाधनों की सूची भी बना रहे हैं ना, तो अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, कौशल स्किल, अच्छी स्किल वाले व्यक्ति होने चाहिए, संसाधन, मानव संसाधन होने चाहिए, और हमारे पास संस्थागत ढांचा होना चाहिए। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों के नियोजन में कुछ सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत अगर आप शामिल करोगे तो वो ये आता है कि संसाधन विकास योजनाएं जो हैं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं जो हैं उनमें समन्वय स्थापित करना। ये 3 पॉइंट, 3 स्टेप, 3 सोपान या 3 चरण हम मानते हैं संसाधनों के प्लानिंग के अंदर। भारत में संसाधनों का जो नियोजन होता है इन 3 स्टेप से होता है। नंबर 1, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको, देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो संसाधन हैं उनकी सूची तैयार करना, उनको वर्गीकृत करना, और ये कार्य सर्वेक्षण और मानचित्र के द्वारा किया जाएगा। नंबर 2, इस कार्य को करने के लिए टेक्नोलॉजी, स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों
चीज़ें हमारे पास होनी आवश्यक है। और नंबर 4 जो राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं और संसाधन विकास योजनाएं हैं, स्थानीय विकास योजनाएं जो हैं, उनके अंदर समन्वय स्थापित करना, ये तीनों पॉइंट होने आवश्यक हैं संसाधनों के नियोजन के लिए। ठीक है, ये था आपका 4th पॉइंट। हो गया क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट 5वां पॉइंट आता है भू संसाधन। देखिए, मनुष्य अपने सारे कार्य इस धरती पर, इस भूमि पर करता है और भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है मनुष्य के लिए। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य को आज भी पता नहीं हो सकता, उसके लिए संसाधन हो भूमि के रूप में इसको प्राप्त हुई और इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो ये जो भूमि संसाधन है, इसको अगर हम समझें एक तरह से, बेसिकली अगर इसको देखें तो भारत में जो भूमि संसाधन है वो, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें 3 तरीके से बटा हुआ है: मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। तो आप यहाँ पे देखिए, जो तीसरा जो आता है, सबसे पहले पहला जो आता है मैदानी क्षेत्र, ये सबसे ज़्यादा है 43%। याद रखिए, ये डाटा भी पूछा जाता है पेपर के अंदर। सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र, और यहाँ पे कृषि और उद्योग धंधे, इस मैदानी क्षेत्र में ये सारी की सारी जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है मनुष्य करता है। 27% है पठारी क्षेत्र। पहले इसको पढ़ते हैं हम। 43 सबसे ज़्यादा मैदान में है, फिर 30% पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पे 30% जो पर्वतीय क्षेत्र, ये क्या करता है भाई? देखो, 12मासी नदियाँ जो हैं वो इन्हीं पर्वतों से निकलती हैं, अपने साथ खनिजों को बहा के लेके आती हैं। तो पर्वतीय जो क्षेत्र है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है भारत के अंतर्गत। इसके अलावा 27% पठारी क्षेत्र आते हैं। अब ये पठार क्षेत्र में जितने भी जो खनिज होंगे वो सारे के सारे हमें इसी पठारी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। तो 43, 30 एंड 27, ये आपको ज़रूर प्रतिशत याद रखना है। फिलहाल आपको अभी तक जो मैंने करवाया, इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको ये टॉपिक करवा दूंगा। लेकिन आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, कैसे पढ़नी है, यही मैंने आपको बताया है। तो ये जो आज के जो 5-6 पॉइंट थे अपने, यहाँ तक हमने संरक्षण को भी इसमें पॉइंट के रूप में शामिल किया है। ये भी इसी का एक पार्ट माना गया है, संसाधनों का विकास और नियोजन का। और भू संसाधन में आपको सिर्फ इतना ही करना है, मैदान, पर्वत और पठार, ये तीनों क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो 43% पे मैदान, 30 पे पर्वत और 27 पे पठार आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपने इतना कहाँ से पढ़ना है और क्वेश्चन कौन कौन से तैयार करने हैं। तो देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी की जो किताब है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसी में से आप पढ़िए। और छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको निकल के सामने आएंगे और वही क्वेश्चन धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपके किताब के जो कंटेंट थे उनको पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है। फिलहाल आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। बाकी सेकंड वीडियो के अंदर हम इसका जो कंप्लीट जो बचा हुआ भाग है वो कंप्लीट करेंगे। और आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। और पेपर 2024 मार्च 2024 में हरियाणा बोर्ड के जो परीक्षा जो होनी है उसमें से इस चैप्टर में से क्वेश्चन पक्का आएगा। इवन देखो, हमें छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है, अच्छी तरीके से सारे चैप्टर करने हैं। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो अभी पेपर हुआ था उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की। मैंने पुराने जो पेपर हैं जो अभी हुए थे वो सारे एक एक नए सैंपल रखे हुए हैं, ताकि आप बच्चों को सभी के लिए वो हेल्पफुल साबित हों। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो पेपर में आने हैं वो भी मैं आपको पहले ज़रूर करवाऊंगा, उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको अलग से करने हैं। फिलहाल आप अपने इस चैप्टर को पढ़िए जितना मैंने पढ़ाया है, और बाकी आधा जो है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। और हाँ, जैसा कि मैंने कहता रहता हूँ, आप अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, और उनको बताओ भी अपने इस चैनल के बारे में, और अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।